लेवी ने फिर एक और साधारण स्पष्टीकरण जोड़ा। उनका निर्णय, उन्होंने कहा, अपने परिवार और दोस्तों को बचाने की इच्छा से भी प्रेरित था। शॉन, जो दूर से प्रसारण देख रहा था, संतोष के साथ मुस्कराया। सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे योजना बनाई गई थी। दुर्भाग्यवश वह यह नहीं देख पाया कि उसके पीछे से दो हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। दो मरीज अचानक उसके कंधों को पकड़ लेते हैं। उन्हें जैस्पर और लेवी के रूप में पहचानते हुए वे उसे याद दिलाते हैं कि एक को अभी भी अपनी घड़ी के लिए पैसे चाहिए थे, जबकि दूसरे को वह विशेष लंच कभी नहीं मिला था जिसका वादा किया गया था। अप्रत्याशित स्थिति के बावजूद शॉन पूरी तरह से शांत थे। एक आरामदायक मुस्कान के साथ उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ जल्दी ही डिलीवर कर दिया जाएगा, जबकि शिष्टतापूर्वक उनसे पहले चाकू को नीचे रखने को कहा। इस बीच कमांडर ने लेवी और जैस्पर को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और उनके विभाग के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया। विशाल स्क्रीन पर दर्शक देख सकते थे कि नायक और उसके साथी अपनी घड़ियां पहन रहे थे और हाथ उठा रहे थे। सभी दर्शक इस पल को बहुत ध्यान से देख रहे थे। पास में एक लड़की एक टेबल के पास खड़ी थी जिसमें घड़ियां रखी थीं और धीरे से मुस्कुरा रही थी जैसे वह यह दृश्य देख रही हो। अन्य योद्धा नई घड़ियों की ओर देख रहे थे जो उनके सामने रखी गई थीं। कुछ पल के संकोच के बाद उन्होंने एक एक करके घड़ियां लेना शुरू कर दिया। जैसे ही वे घड़ियां पहन रहे थे, उनमें से कई धीरे धीरे एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि वे कभी भी नरभक्षी नहीं बनेंगे। उनके परिवार सामान्य लोग हैं और वे अपने साथियों से विश्वास बनाए रखने का अनुरोध कर रहे थे। वे सिंसियर शब्द सुनकर बाकी योद्धा धीरे धीरे उनका अनुसरण करने लगे और अपनी घड़ियां पहनने लगे। इस बीच कमांडर खड़े होकर हर उस सैनिक का दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हुए खड़े हुए जिन्होंने विभाग पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि अब से मानवता का संघ एकजुट रहेगा और अस्तित्व में रहेगा। जोएल, जो सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहा था, ने आखिरकार अपनी आवाज उठाई और टिप्पणी की कि कमांडर ने बहुत प्रभावशाली भाषण दिया था। सेरेनिटी ने लंबी सांस ली और सहमति व्यक्त की। उसके अनुसार कमांडर ने सचमुच मानवता की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। साथ ही ट्रेसी और वन आई भी विजिबली आराम से दिखाई दिए। लड़की ने सॉफ्टली टिप्पणी की कि घटनाएं आखिरकार बेहतर दिशा में बढ़ रही थीं। इस बीच विशेष विभाग के डॉर्मिटरी में एक और आदमी प्रसारण देखता हुआ गहरी सांस लेकर राहत की सांस ली। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल हो रही थी। स्टीवन, एक योद्धा जो राज्य के सर्वोच्च रैंक का अधिकारी था, डियागो, ने घोषणा की कि लुंगो ने हाल ही में एक नया योद्धा प्राप्त किया है जो भी सर्वोच्च रैंक पर पहुंच चुका है। एक और सर्वोच्च रैंक वाले योद्धा जो शागो राज्य से था, हैमू, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और यह कहा कि नया योद्धा आश्चर्यजनक रूप से जवान लगता है। कमरे में बैठे एक नीले बालों वाले आदमी ने धीमे से हंसी मारी। उपहासपूर्ण लहजे में उसने खुले तौर पर शक किया कि क्या हैमू का दावा सच में विश्वास किया जा सकता था। उस प्रतिक्रिया को सुनकर स्टीवन ने मजाक में शामिल होते हुए कहा कि यह अत्यधिक असंभावित था कि नया योद्धा वास्तव में हैमू से भी कम उम्र का हो सकता था। हैमू का चेहरा तुरंत उज्ज्वल लाल हो गया। कैमरे की ओर तेजी से इशारा करते हुए हैमू ने मेल से चेतावनी दी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपमानजनक भाषा का उपयोग न करें। आलसी मुस्कान के साथ आराम से बैठे व्यक्ति का नाम मेल था, जो शियाओ राज्य का एक लॉर्ड रैंक योद्धा था। स्टीवन ने हंसी रोकते हुए यह मजाक में कहा कि हैमू सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। चाहे मिकी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह अभी भी तकनीकी रूप से एक आदमी था।
स्टीवन ने फिर मजाक करते हुए कहा कि सच्चाई केवल तभी पुष्टि की जा सकती है जब कोई इसे अपनी आंखों से देखे। हैमू तुरंत माइकल की तारीफ करने लगा और उसने साहसिक रूप से यह कहा कि माइकल उसकी देवी से कम नहीं है। मेल हालांकि इस चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा। एक गहरे हावभाव के साथ उसने कहा कि वह सिर्फ एक ही चीज के बारे में परवाह करता था, क्या सारा अब भी जिंदा है। हैमू ने चिढ़ते हुए कहा कि सारा इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। उसने तो इस पर एक बड़ा दांव लगाने का प्रस्ताव किया। स्टीवन हंसी से लोटपोट हो गया और कहा कि वह 10 गुना ज्यादा पैसे लगाने को तैयार है। उसके अनुसार सारा सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि वह शायद अब भी कहीं न कहीं उनकी सबकी बुरी किस्मत पर गालियां दे रही होगी। मेल ने हल्का सा कंधा उचकाया और कहा कि उसकी गुस्से वाली गालियां अब इस वक्त कोई खास मायने नहीं रखती। 5 देशों के संयुक्त कमांड सेंटर द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किए बिना उनमें से कोई भी कोई कदम नहीं उठा सकता था, और बिना उस आदेश के उसे बचाना बस नामुमकिन होगा। हमने तुरंत उस व्यक्ति के शब्दों को समझा जिसकी वह बहुत प्रशंसा करता था। उसने उत्साहित होकर हामी भर दी, बिना किसी हिचकिचाहट के उस बात को दोहराया और खुशी से इसे दोहराया। मिकेल, जो आराम से अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, ने शांत और संयमित स्वर में कहा। उसने बस यह व्यक्त किया कि वह उम्मीद करता है कि सारा इतनी देर तक टिक पाएगी जब तक वे द्वीप तक पहुंचकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। स्टीवन ने सभी को याद दिलाया कि पिछले 3 दिनों से साराह के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ था। 5 देशों के केंद्र से आई ताज़ा जानकारी के अनुसार द्वीप पर वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अज्ञात थी। उन्होंने यह भी बताया कि वस्तु संख्या 99 का शासक के नियंत्रण से बच निकलना अभी भी स्पष्ट नहीं था, और इससे भी बदतर, वस्तु की सटीक स्थिति द्वीप पर अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। स्टीवन ने फिर यह जोड़ा कि वस्तु 99 की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर केंद्र इसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने और अध्ययन करने में सफल हो जाता है तो वे भविष्य में हजारों ऐसी ही वस्तुएं बना सकते थे जो सामान्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं बनाई जा सकती। मेल ने फिर सुझाव दिया कि लंगो से एक नए रैंक योद्धा के आगमन के साथ संयुक्त विभाग शायद अपने अभियानों को तेजी से बढ़ा देगा और मिशन को बहुत जल्दी आगे बढ़ा देगा। स्टीवन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा कि उसे लगता है कि उनका इस रहस्यमय नए आगंतुक के साथ व्यक्तिगत मुलाकात अब नजदीक आ रही है। मिकेल ने स्क्रीन की ओर सोचते हुए देखा और फिर जवाब दिया कि वह वास्तव में उस पल का इंतजार कर रहा था जब वे सब एक साथ द्वीप पर यात्रा करेंगे। हमू हालांकि स्पष्ट रूप से असमर्थ था। उसने स्वीकार किया कि उसे इस पल का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था जब वस्तु 99 फिर से नियंत्रण खो सकती थी। सभी ने पहले ही देखा था कि वह चीज कितनी भयंकर थी, साधारण राक्षस से कहीं ज्यादा डरावनी। स्टीवन ने उन चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए, जैसे कि वे कोई बड़ी बात नहीं थीं, उसने आराम से कहा कि अगर स्थिति सच में बेकाबू हो जाए तो वे बिना हिचकिचाए पूरी सुविधा को नष्ट कर सकते हैं। मेल ने तुरंत असहमत होते हुए कहा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। लंगो के एक रैंक योद्धा की मृत्यु के बाद गठबंधन ने वस्तु 99 को बनाने में 2 पूरी सदी बिता दी थी। हमने नाराजगी से गरजते हुए कहा, स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुआ। उसके अनुसार अगर वस्तु अपने शासक के नियंत्रण से बच निकलने में सफल हो गई तो इसका मतलब था कि यह शुरुआत से ही खराब तरीके से डिजाइन की गई थी। इसे अलग करना कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आखिरकार तीनों ने मजबूरी में एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा। फिर भी हमने धीरे से यह कहा कि वह कम से कम यह उम्मीद करता है कि इस तथाकथित वस्तु की युद्ध क्षमता निराशाजनक न निकले।
स्टीवन ने मुस्कराते हुए यह जोड़ा कि लांगो के लोग हमेशा हर चीज को लेकर अत्यधिक सतर्क रहते हैं। मिकुएल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि केवल 19 साल के नए योद्धा के लिए नर्वस होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने यह भी मजाक किया कि अगर युवा योद्धा डर से रोने लगे और अपनी मां को पुकारने लगे तो वह खुशी खुशी उसे सीधा उसकी मां के पास भेज देगा। इस बीच लांगो की राजधानी में विशेष विभाग की मुख्यालय इमारत के अंदर कमांडर वर्तमान में एक महत्वपूर्ण फोन कॉल में व्यस्त थे। कुछ देर सुनने के बाद उसने शांति से पुष्टि की कि इस बार लांगो और बाकी लोग एक साथ उसी पल सामने आएंगे। यह कहने के बाद उसने चुपचाप कॉल खत्म कर दिया। वह चुपचाप सोचते हुए यह महसूस कर रहा था कि घटनाएं ठीक उसी तरीके से हो रही थीं जैसा उसने अनुमान लगाया था। जैसे ही लेवी की पहचान सार्वजनिक होती, एक औपचारिक गठबंधन का निर्माण अपरिहार्य हो जाएगा। उसके पास लेवी और जैस्पर चुपचाप खड़े थे और ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कमांडर उन्हें अगले आदेश की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि नायक को जल्द ही लूना देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना होगा। जैस्पर ने तुरंत स्थिति के पैमाने और महत्व को महसूस किया। स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर उसने उत्साह से यह व्यक्त किया कि वह भी इसमें भाग लेना चाहता था। अपने दोस्त की उत्सुकता देखकर लेवी ने स्वाभाविक रूप से अपनी सहमति में हाथ बढ़ाया और चुपचाप जैस्पर की पहल का समर्थन किया। हालांकि कमांडर थोड़ा उलझन में दिखे। स्थापित नियमों के अनुसार केवल ओवरलोड रैंक के योद्धाओं को ही गठबंधन में आधिकारिक रूप से भाग लेने की अनुमति थी। फिर अचानक उसे वन आय के पहले के शब्द याद आए, खासकर यह तात्कालिक अनुरोध कि लेवी और जैस्पर को कभी अलग नहीं किया जाए। इसके अलावा शॉन ने वन आय और उसके माध्यम से कमांडर को चेतावनी दी थी कि कोई भी ऑपरेशन जिसमें लेवी शामिल हो, उसमें हमेशा जैस्पर को भी साथ होना चाहिए। थोड़ी देर सोचना के बाद कमांडर ने अंततः यह निर्णय लिया कि वह जैस्पर को मुख्य पात्र के साथ जाने की अनुमति देंगे। साथ ही उसने चुपचाप यह तय किया कि अगर अन्य देशों के शासक इस निर्णय से असंतुष्ट होते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से इसके परिणामों का सामना करेंगे। इस बीच स्टीवन शांतिपूर्वक टेबल पर बैठा था, अपने मुड़े हुए हाथों पर ठोड़ी रखकर बैठक के आधिकारिक रूप से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। हमो हाथ में चाकू से खेलते हुए स्पष्ट रूप से संदेह कर रहा था कि क्या उन्हें वास्तव में इस रहस्यमय नए योद्धा के साथ द्वीप पर यात्रा करनी चाहिए। मिकी, जो उनके बीच बैठा था, ने उल्लेख किया कि उसने कुछ असामान्य सुना था। यूनिवर्सल स्ट्रेंथ असेसमेंट उपकरण स्पष्ट रूप से इस विशेष व्यक्ति पर काम नहीं कर रहा था। यह सुनकर हमने अपने चाकू को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी कुर्सी पर असहज होकर शिफ्ट किया। उसने एक गंभीर मुद्रा में स्वीकार किया कि यह जानकारी उसे और भी कम विश्वास दिला रही थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। स्टीवन पहले उसे दरवाजे की ओर देखने लगा और जल्द ही सभी का ध्यान उस ओर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और लेवी जैस्पर के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं। लेवी थोड़ा सा झुका और वहां पहले से बैठे सभी को शिष्टाचार से अभिवादन किया। हमू और बाकी लोग सच में आश्चर्यचकित हो गए जब दो लोग एक साथ आए। लेवी ने शांतिपूर्वक अपना परिचय दिया और बताया कि जैस्पर उसका सबसे करीबी दोस्त है। हमू का चेहरा तुरंत काले रंग में बदल गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या कोई गलती हुई है। स्टीवन ने उसे समर्थन करते हुए मजाकिया तरीके से कहा कि किसी साथी को साथ लाना ऐसा लगता है जैसे टॉयलेट जा रहे हो और किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हो। तर्क और बहस को आगे बढ़ने से पहले अचानक एक टेलीफोन की घंटी ने बातचीत को इंटरप्ट कर दिया। मेल ने तुरंत कॉल उठाई। कुछ सेकंड ध्यान से सुनने के बाद
उसने शांति से पुष्टि की कि वह संदेश पूरी तरह से समझ चुका है। फिर उसने बाकी सभी को बताया कि लांगो ने विभाग से आधिकारिक रूप से अनुरोध किया था कि उनके शासक के परिवार के सदस्य को उनके साथ भेजने की अनुमति दी जाए। कारण यह था कि वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, और जब भी वे अलग होते उनकी भावनात्मक स्थिरता और युद्ध क्षमता में काफी गिरावट आ जाती थी। हमू ने स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए कहा। यह पहले से ही अस्पष्ट था कि यह नया शासक वाकई कितना सक्षम था, और अब टीम में एक और कम रैंक का व्यक्ति शामिल हो गया था। इस बीच लेवी और जैस्पर उसे स्पष्ट रूप से असमंजस में देख रहे थे, जैसे वे सच में नहीं समझ पा रहे थे कि वह इतना गुस्से में क्यों था। इस समय मेल ने सभी को याद दिलाया कि इस वर्तमान बैठक को विभाग ने द्वीप पर बचाव मिशन के लिए बुलाया था। जेडो द्वीप 5 अलग अलग देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक संयुक्त परियोजना था। वहां सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियां और सबसे उज्ज्वल वैज्ञानिक मस्तिष्क एकत्र किए गए थे। वहां किए गए सभी प्रयोगों में प्रोजेक्ट 99 को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी सफलता माना गया था। क्योंकि वस्तु में भयावह युद्ध शक्ति थी, द्वीप पर हमेशा एक शासक तैनात रहता था। 4 दिन पहले हिगुओ देश के शासक ने परीक्षण के अगले चरण की निगरानी करने के लिए द्वीप पर आगमन किया था। हालांकि उस क्षण के बाद से द्वीप से सभी संपर्क पूरी तरह से खो गया था। मेल ने स्थिति को स्पष्ट रूप से संक्षेपित किया। उनका मुख्य मिशन द्वीप पर जाना और किसी भी जीवित बचे लोगों को बचाने की कोशिश करना होगा। हम उन्हें जोड़ा कि उन्हें नियंत्रण से बाहर गई परियोजना को भी संभालना होगा, साथ ही वहां फंसी महिला को बचाने की कोशिश करनी होगी। हालांकि न तो लेवी और न ही जैस्पर को अभी तक जो समझाया गया था वह अधिकांश जानकारी समझ में आई। दोनों युवक बस आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। उनकी उलझन को देखते हुए हमने दोनों हाथों को झुका दिया और तुरंत सभी को आसान तरीके से समझाया। उसने कहा कि स्थिति सरल थी, वे द्वीप जा रहे थे। मेल ने तुरंत आदेश दिया कि वे तुरंत रवाना हों। कुछ ही देर बाद समूह पहले से ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर उड़ान भर रहा था। कैबिन के अंदर मेल ने बताया कि हर प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान वस्तु 99 को केवल अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 10% तक ही संचालित होने की अनुमति दी गई थी, ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके। इस प्रतिबंध के कारण अगर वे इसे तुरंत नहीं हराते तो वे लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश कर सकते थे, जब तक कि जीव की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। हमने दोनों युवा योद्धाओं को तिरस्कार से देखा और तीखा रूप से लेवी को याद दिलाया कि यह उसकी अपनी जिद थी कि वह अपने परिवार के सदस्य को साथ लाए। उसने लेवी को चेतावनी दी कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह रोने या मदद के लिए मांगने न लगे। हालांकि लेवी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि वह चाहे कुछ भी हो जैस्पर की रक्षा करेगा। हमने अपनी आंखें संकीर्ण की और मजाक उड़ाया, कहा कि वह उम्मीद करता है कि लेवी वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होगा और यह साबित नहीं करेगा कि वह खुद को भी बचा नहीं सकता। इस बीच कहीं दूर आग का फीनिक्स धीरे धीरे अपनी नींद से जागा। आलसी तरीके से खींचते हुए उसने आखिरकार अपने चारों ओर अजीब शांति को महसूस किया। खाली कमरे को देखकर जीव यह सोचने लगा कि लेवी और जैस्पर अचानक कहाँ गायब हो गए थे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि दोनों चले गए थे, फीनिक्स तुरंत गुस्से से भर गया, यह मानते हुए कि उन विश्वासघाती इंसानों ने फिर से उसे डॉर्मिट्री में अकेला छोड़ दिया था। हालांकि 1 सेकंड बाद उसने आह भरी और तकिए पर वापस गिर पड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने यह तय किया कि बिना अंडे सेव करने के पहले दिन को एक सच्ची छुट्टी माना जा सकता है। फिर भी फीनिक्स ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सका। बिस्तर पर कई बार लुढ़कने के बाद उसने एक हताश आह भरी। उदास चेहरे के साथ
वह सोचने लगा कि क्या उसे समय पास करने के लिए फिर से अंडे देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जैसे ही यह ख्याल आया, फीनिक्स ने तुरंत अपना सिर जोर से झटका, जैसे वह उस विचार को दूर फेंकना चाहता हो। उसने अपने मन में खुद को डांटा, यह याद दिलाते हुए कि अब ऐसी बेवकूफ आदतें अब जरूरी नहीं थीं। इस बीच लेक्सी पास ही खड़ी थी, दोनों हाथों में गर्म चावल का पानी से भरा एक जार पकड़े हुए। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और वह जो कुछ भी कर रही थी उसमें सच में खुश नजर आ रही थी। ऑगस्टस उसके पास ही खड़ा था, उसके पास एक और समान जार था। किसी कारणवश वह आज भी असामान्य रूप से ऊर्जावान महसूस कर रहा था, जैसे वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। दोनों चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे, जाहिर तौर पर किसी का अंदर से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ऑगस्ट के फोन की आवाज अचानक गूंजी। दूसरी ओर वन आई ने पूछा कि क्या संदेशवाहक आखिरकार जाग चुका है और उनकी तरफ से स्थिति कैसी चल रही है। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमाते हुए खुला। फीनिक्स एक शाही अंदाज में बाहर निकला, उसका शरीर एक गर्म सुनहरी चमक से दमक रहा था जो पूरे गलियारे को रोशन कर रहा था। यह देखकर लड़कों ने तुरंत वह सभी पकवानों की सूची बनानी शुरू कर दी थी जो उन्होंने इसके लिए बड़े ध्यान से तैयार किए थे। लेकिन जीव ने सिर्फ नाखुशी से देखा और हर एक चीज को नकार दिया। फीनिक्स चुपचाप सोच रहा था कि अब उसकी पसंद में निश्चित रूप से बदलाव आ गया था। हार मानने के बजाय लेक्सी ने जल्दी से वह बांस सामने लाया जो उसने पहले तैयार किया था, जबकि ऑगस्ट ने जल्दी से ताजे और शुद्ध पर्वतीय जल से भरा एक कंटेनर पेश किया। फीनिक्स की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। उसका थूक उसके चोंच से बहने लगा और उसने तुरंत स्पष्ट उत्साह के साथ बांस खाना शुरू कर दिया। लालच से खाते हुए जीव यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि इसका स्वाद अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। इस बीच हमारे नायकों को लेकर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में माहौल अब भी तनावपूर्ण और असहज था। हमने लेवी और जैस्पर को स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए देखा, यह नोट करते हुए कि दोनों बहुत आराम से दिख रहे थे, जैसे वे कोई पर्यटन यात्रा का आनंद ले रहे हों। स्टीवन जोर से हंसी में फट पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हमू की टिप्पणियों से पूरी तरह सहमति जताई। मेल चुप रहा और स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच जैस्पर ने बच्चे जैसे उत्साह के साथ चारों ओर देखा, क्षितिज की ओर इशारा किया और लेवी का ध्यान नीचे विशाल नीले पानी की ओर खींचा। अचानक पायलट की तेज आवाज आई, जैसे उसने अलार्म बजाया और किसी चीज की ओर जोर से इशारा किया। समुद्र की सतह के नीचे से एक विशाल जल चक्र तेजी से ऊपर उठने लगा और वह तेजी से हेलीकॉप्टर की दिशा की ओर बढ़ रहा था। स्टीवन ने तुरंत अनुमान लगाया कि वस्तु 99 में पानी को नियंत्रित करने की शक्ति हो सकती है, क्योंकि यह घटना स्पष्ट रूप से साराह की ज्ञात शक्तियों का हिस्सा नहीं थी। पायलट ने फिर रिपोर्ट किया कि द्वीप अब बहुत करीब था। हालांकि विशाल समुद्री बवंडर के कारण वहां और पास जाना असंभव था। हमू ने अचानक आत्मविश्वास से मुस्कराते हुए अपनी चाकू को घुमाया। एक बेखौफ मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि अब एक ही विकल्प बचा था, वे बस कूद जाएंगे। उसने लेवी के कंधे पर हाथ रखा और उसे चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा, लांगो के युवा लॉर्ड को अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए उकसाया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा स्लाइड करते हुए खुला और हमू तेज हवाओं के बीच हत्थे पर कदम रखते हुए बाहर कूद पड़ा। कूदने से पहले उसने पीछे मुड़कर जोर से स्टीवन और मेल से चिल्लाते हुए कहा। फिर बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसने उन्मत्त हवा में कूदते हुए यह मजाकिया बयान दिया कि वे देखेंगे कि सबसे पहले कौन द्वीप पर पहुंचेगा। माइकल ने भी अपनी सीट से उठकर आराम से लेवी की ओर हाथ लहराया।
उसने चेतावनी दी कि सामने वाला द्वीप बहुत खतरनाक था। उसने यह भी जोड़ा कि अगर लेवी अपने साथी की सुरक्षा की सच्ची चिंता करता है तो यह एक बेहतरीन अवसर होगा कि वह जैस्पर को हेलीकॉप्टर के साथ वापस भेज दे। यह कहकर उसने हमू के बाद कूदने का निर्णय लिया। लेवी ने चुपचाप उनकी विदाई देखी, अभी तक पूरी तरह से उनके शब्दों का मतलब समझे बिना। स्टीवन ने फिर शांति से उसे याद दिलाया कि जैस्पर के पास शासक की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि द्वीप पर पहुंचने के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अपनी चेतावनी समाप्त करने के बाद स्टीवन ने भी कूदने का फैसला लिया, यह जोड़ते हुए कि अब से वे जो भी कर रहे थे उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। लेवी ने उनसे बहस नहीं की। उसने सिर्फ शांत और विनम्र स्वर में दोहराया कि वह जैस्पर की रक्षा करेगा। इस बीच हमू सबसे पहले समुद्र की ओर नीचे गिरा। वह तेजी से गिरता हुआ एक विशाल जल चक्र के पास पहुंचा। स्टीवन ने मध्य हवा में अपनी क्षमता को सक्रिय किया, जिससे वह समुद्र की सतह पर इस तरह से आराम से चलता गया जैसे वह ठोस जमीन हो। ठीक उसी पल में एक विशाल बर्फ की चादर अचानक पानी पर बन गई। मेल ने एक जानवर जैसी रूप में रूपांतरित होते हुए बर्फ पर नियंत्रण करते हुए महासागर के ऊपर चलना शुरू किया। यह तकनीक शियाओ रैंक की काबिलियत आइस बीस्ट किंग के नाम से जानी जाती है। स्टीवन ने अपने पैरों के नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ाई और किनारे पर मजबूती से उतरते हुए अपने शरीर के चारों ओर जलते हुए लाल लपटों से घिरा हुआ था। समुद्र तट को देखकर उसने पूछा कि क्या हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ चुका था। मेल ने जल्दी से देखा कि लांगो के प्रतिनिधि अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि ठीक उसी पल में लेवी और जैस्पर अचानक उनके सामने प्रकट हुए। लेवी ने शांतिपूर्वक पूछा कि अब उन्हें कहाँ जाना है। तीनों आदमी वहीं रुक गए, आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे, मानो वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। हमने धीरे से लेवी की ओर इशारा किया और कहा कि शायद इस युवा व्यक्ति के पास अंतरिक्ष प्रकार की शक्तियां हैं। माइकल और स्टीवन भी हैरान थे, हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं हमू की तुलना में कम नाटकीय थीं। हमू ने तुरंत बर्फ के जानवर से कूदते हुए यह घोषणा की कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। यही वजह है कि लेवी ने अपने साथी को साथ लाने की हिम्मत की। लेवी और जैस्पर की ओर इशारा करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों अंतरिक्ष प्रकार के उपयोगकर्ता हैं, जो लगभग धोखा देने जैसा था। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसने जोड़ा कि भले ही उनकी युद्ध क्षमता कम हो, लेकिन तुरंत गायब होने और फिर से प्रकट होने की क्षमता उनके जीवित रहने की संभावना को बहुत बढ़ा देती है। हालांकि लेवी और जैस्पर स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए कि वह क्या कह रहा था और बस उन्हें उलझन में देख रहे थे। मेल ने अपने हाथ पर ठोड़ी रखते हुए विचारमग्न होकर कहा कि अंतरिक्ष की क्षमताओं को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। इस बीच विशाल बवंडर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। स्टीवन ने आंधी के भीतर तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया और मेल ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि साराह और वस्तु संख्या 99 शायद वहीं स्थित हैं। द्वीप के एक अन्य हिस्से में रेत के मानव रूप लगातार बन रहे थे और तुरंत पानी की तेज धाराओं द्वारा चिथड़े हो रहे थे। साराह उन्मत्त रूप से बवंडर के खिलाफ लड़ रही थी, गुस्से में कि किसी ने उसे यह चेतावनी नहीं दी कि वस्तु 99 इतनी विशाल पानी की बवंडर को नियंत्रित कर सकती है। इस बिंदु पर वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसका शरीर थकान से कांप रहा था और ध्यान बनाए रखना दिन-ब-दिन कठिन हो रहा था। चक्राती धाराएं अचानक तेज पानी के खंभों में बदल गईं और उसे लक्षित करके फेंकी गईं, पूरी तरह से उन रेत के सैनिकों को नष्ट कर दिया जो उसने बनाए थे। बिना हिचकिचाए उसने अपनी एक और क्षमता सक्रिय की और जल्दी से रेत से बनी एक मोटी सुरक्षा दीवार उठाई।
लेकिन उस दीवार को भी बहते पानी की अविश्वसनीय ताकत से नहीं बचा पाया और बचाव पूरी तरह से टूट गया। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि हमले उसे मारने के लिए जानबूझकर किए जा रहे थे। तभी वस्तु संख्या 99 अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में बोला, यह टिप्पणी करते हुए कि उसने अंततः उसके सभी रेत सैनिकों से निपट लिया है। साइबॉर्ग, जिसकी ताकत एक ओवरलोड से भी ज्यादा थी, एक शांत हंसी हंसी में छोड़ते हुए कहा कि इन रेत के जीवों से 3 पूरे दिन तक लड़ना बेहद थकाऊ था। फिर उसने अपना हाथ उठाया, लाल पवन ब्लेड उसकी हाथों के चारों ओर घूमा और साराह की ओर जानलेवा हमला किया। उसी पल लड़की के मन में एक ही विचार आया कि यह उसका अंत है। फिर भी अजीब बात यह रही कि वह जलती हुई पीड़ा जो उसने उम्मीद की थी, कभी नहीं आई। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक परिचित छाया उसके सामने खड़ी थी। लेवी ठीक समय पर आया था और शांति से उस जानलेवा हमले को रोक दिया। सारा उस युवा आदमी को घूर रही थी जो अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें उलझन से भरी थीं और कुछ पल के लिए वह यह भी नहीं समझ पाई कि अभी क्या हुआ था या यह अजनबी कौन था। इस बीच लेवी पहले ही कार्रवाई कर चुका था। एक शक्तिशाली वार में उसने ऑब्जेक्ट 99 को हवा में उछाल दिया। बिना एक सेकंड भी रुके उसने तीव्रता से वार करना जारी रखा, इतना आक्रामक तरीके से कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या खुद को बचाने का समय ही नहीं मिला। अचानक हमले के बावजूद साइबॉर्ग ने घमंड से घोषणा की कि इंसान की ताकत, यहाँ तक कि एक शासक रैंक का इंसान, कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालांकि उसने वह वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि लेवी ने एक जबरदस्त पंच से उसका सिर नीचे चटका दिया। वह आघात इतना शक्तिशाली था कि साइबॉर्ग भी इसके पीछे की ताकत से चौंक गया। मार खाने के बाद क्षतिग्रस्त मशीन का शरीर दूर फेंका गया, जो रेत पर बिखरी हुई टूटफूट की तरह लुढ़कता हुआ गया। लेवी ने साराह की ओर मुड़ते हुए आराम से पूछा, क्या उस चीज को इस तरह फेंक देना पर्याप्त था ताकि उसे रोका जा सके और लोगों को बचाया जा सके? फिर उसने शांति से उससे पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक और पानी की लहर अचानक उसे टक्कर मार गई, उसे एक ओर फेंकते हुए जमीन पर जोर से पटक दिया। लड़की पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। वह खून खांसी रही थी, उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं और शरीर थकावट से कांप रहा था। बाकी टीम जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। स्टीवन ने हार चुके ऑब्जेक्ट 99 को आश्चर्य से देखा और कहा कि अब खतरा नष्ट हो चुका था। मेल ने एक पल के लिए रुका, यह महसूस करते हुए कि लांगो का लॉर्ड मिशन को पूरा कर चुका था, इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते। उसकी युद्ध क्षमता ने उसे स्थिति का आकलन करने में असमंजस में डाल दिया। लड़की की स्थिति का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, वह अभी भी जीवित थी। उसी समय स्टीवन गिराए गए ऑब्जेक्ट 99 के पास गया। निरीक्षण करने पर उसने पाया कि इसके ऊर्जा भंडार लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, जिससे यह महज बेकार धातु जैसा रह गया था। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि साराह को लड़ने में कितना प्रयास करना पड़ा होगा जब तक लेवी ने आकर मदद नहीं की, और ऑब्जेक्ट पहले से ही कितना कमजोर हो चुका था। फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लांगो का लॉर्ड उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेवी ने साराह की ओर देखा और चुपचाप कहा कि उसकी जीवन शक्ति खतरे में है और वह लगभग सांस लेना भी बंद कर चुकी थी। यह सुनकर हमने घबराते हुए पूछा कि क्या वह मर सकती है। उसी पल जैस्पर धीरे से झुका और जिज्ञासा से पूछा कि क्या उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी। सभी ने चौंककर उसकी ओर देखा, यह स्पष्ट रूप से संदेह करते हुए कि इस युवा आदमी के पास कोई असली योग्यताएं हैं।
लेवी ने तुरंत जैस्पर का हाथ पकड़कर चुपचाप उसे बाकी लोगों से परिचित कराया, यह बताते हुए कि जैस्पर की उपचार क्षमताएं वास्तव में बहुत पेशेवर हैं। यह सुनकर स्टीवन को अचानक समझ में आ गया कि क्यों लेवी ने अपने साथी को साथ लाने पर जोर दिया था। उसने जल्दी से हमू को समय बर्बाद न करने और तुरंत साराह का इलाज शुरू करने के लिए कहा। जैस्पर ने फिर सुइयां निकाली और हमू ने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रसिद्ध पूर्वी उपचार पद्धति चमत्कारी अक्यूपंक्चर का हिस्सा है। स्टीवन ने ध्यान से देखा जैसे जैस्पर ने लड़की के सिर में एक सुई डाली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जैस्पर की हरकतें पूरी तरह से स्थिर थीं, बिना एक भी हिचकिचाहट के। हमने सोचते हुए सिर हिलाया और कहा कि इस तकनीक की गति और सटीकता किसी भी पूर्वी अक्यूपंक्चर से कहीं अधिक तेज थी जो उसने पहले कभी देखी हो। स्टीवन, जो अब भी थोड़ा संदेह में था, बड़बड़ाया कि शायद वह युवा आदमी वास्तव में मास्टरों में मास्टर हो। जैस्पर ने शांति से जवाब दिया कि यह उतना कठिन नहीं था जितना वे सोच रहे थे। उनके अनुसार आपको सुइयां बस वहीं डालनी होती हैं जहां यह सबसे अनुपयुक्त लगता है। प्रक्रिया खत्म करने के बाद उसने सिर झुकाकर उलझन में कहा। वह सोच रहा था कि आखिर क्यों सब कुछ हो चुका था, फिर भी साराह अब तक होश में क्यों नहीं आई थी। साराह बिना हिले डुले जमीन पर पड़ी थी, उसके सिर से कई सुइयां निकली हुई थीं, वह कमजोर और बहुत ही दयनीय लग रही थी। ठीक उसी पल पहले हार चुका रोबोट अचानक हल्की लाल आभा छोड़ने लगा। साइबॉर्ग अचानक उठ बैठा, उसकी आंखें एक डरावनी और खतरनाक रोशनी से जल उठीं। लगभग तुरंत हमने खून की एक बूंद उगलते हुए एक शक्तिशाली वार के साथ सीधे उसकी पीठ में मारा। साइबॉर्ग का पंच इतनी भारी ताकत के साथ था कि इसने हवा में जलती हुई भाप का विस्फोट किया। माइकल और स्टीवन पूरी तरह से चौंक गए, वे यह समझ नहीं पाए कि स्थिति अचानक इतनी ड्रामेटिक क्यों बदल गई। खतरे को तुरंत महसूस करते हुए लेवी ने जैस्पर को पकड़कर उसे सुरक्षा में खींच लिया। रोबोट के शरीर से निकलती उबालती भाप जल्दी से आसपास के इलाके में फैल गई, जिससे सभी को तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। स्टीवन ने अपने दांत कसते हुए महसूस किया कि हमू के शरीर से बाहर निकलती भाप उसके पास से भी लगभग गुजर गई थी। उस हमले में जो ऊर्जा छूटी थी, उसे देखकर स्टीवन को यकीन था कि हमू अब तक खत्म हो चुका होना चाहिए था। लेकिन फिर स्टीवन अचानक रुक गया और कुछ अजीब देखा। रोबोट की ऊर्जा स्तर पहले से ही बहुत कम थी, उसे अब हिलने डुलने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसने जल्दी से यह जोड़ा कि भले ही वस्तु ने फिर से हिलने की कोशिश की हो, शायद अब यह कोई फर्क नहीं डालता। हमू के भाप के हमले ने पहले ही मशीन के बाहरी आवरण को प्रवेश कर लिया था और जल्द ही आंतरिक प्रणाली शॉर्ट सर्किट होकर पूरी तरह से फेल हो जाएगी। सचमुच ऑब्जेक्ट 99 एक पल के लिए लंगड़ाकर खड़ा हुआ, जैसे वह आखिरी बार कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह बस रेत में मुंह के बल गिर पड़ा। सभी ने धीरे धीरे गिराए गए मशीन की ओर बढ़ते हुए जांच की। ध्यान से निरीक्षण करने पर स्टीवन ने पुष्टि की कि इस बार रोबोट वास्तव में निष्क्रिय हो चुका था। मेल ने फिर पूछा कि क्या यह सच है कि हमू की भाप तकनीक केवल दिन में 3 बार ही इस्तेमाल की जा सकती है और हर बार इसके इस्तेमाल से उसकी नसों को नुकसान पहुंचता है। यह सोचते हुए मिकेल ने माना कि ऑब्जेक्ट 99 की पलटवार की ताकत जिसने ऐसी प्रतिक्रिया पैदा की निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली रही होगी। फिर उसने यह सोचते हुए कहा कि क्या यही वजह हो सकती है कि लेवी ने इतनी जल्दी दुश्मन को दबा दिया था। अचानक हमू ने गुस्से में मुड़कर स्टीवन पर चिल्लाते हुए याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि सुविधा को पूरी तरह से नष्ट और बंद कर दिया जाएगा। स्टीवन ने उसके गुस्से की अनदेखी करते हुए व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि इतनी कम ऊर्जा स्तर के साथ
रोबोट को वैसे भी अब बेकार धातु माना जा सकता था। फिर भी गुस्से में हमू ने धीरे से बड़बड़ाया कि इस दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। जब सभी को लगा कि वह शांत हो चुका है, हमू ने अचानक रोबोट के सिर को हिंसक तरीके से लात मारी, जिससे वह रेत में उड़ते हुए चला गया। स्टीवन ने जल्दी से मेल के पास आकर चुपचाप पूछा कि क्या हमू हमेशा इतना चिड़चिड़ा रहता है। उसने यह भी जोड़ा कि नसों को हुए नुकसान से व्यक्तित्व में इस तरह का बदलाव हो सकता है। इस बीच जास्पर ने लेवी को साथ में खींचते हुए उस वस्तु का निरीक्षण करने के लिए ले जाया जिसे अभी लात मारी गई थी, जबकि हमू गुस्से में स्टीवन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी अपने अपने चिंताओं में व्यस्त थे और किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि रोबोट का कटे हुए सिर फिर से लाल चमकने लगा था। मेल ने यह टिप्पणी की कि स्टीवन का स्कैनर कभी गलत नहीं हुआ था, फिर भी ऑब्जेक्ट 99 का अजीब व्यवहार और पानी की धाराओं पर उसका नियंत्रण अभी भी संदिग्ध लग रहा था। अचानक कुछ आइस बीस्ट किंग के माध्यम से निकला, जो सीधे इसे चीरते हुए एक विशाल छेद छोड़ गया। सभी ने तुरंत एक तरफ कूदते हुए बचने की कोशिश की। उनके ऊपर हवा में रोबोट का कटे हुए सिर डरावनी तरीके से तैरता हुआ दिखाई दिया, जो लाल चमक रहा था और एक भयावह मुस्कान प्रदर्शित कर रहा था। समूह ने आश्चर्य और डर से देखा, यह विश्वास करते हुए कि वस्तु अब भी चलने में सक्षम थी। स्टीवन ने तुरंत हमला किया, लेकिन जल्दी से यह समझ गया कि कुछ और दूर से वस्तु को नियंत्रित कर रहा था। और भी बुरा, तैरते हुए सिर ने आसानी से हर उस हमले से बचने में सफलता पाई जिसे उसने प्रयास किया। फिर आइस बीस्ट किंग ने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और सिर को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हुआ। मेल को याद आया कि पहले रोबोट ने उस बर्फ को चीर दिया था जो हीरे जितनी मजबूत थी, और उसे असहजता का अनुभव हुआ। फिर भी उसने अपने दांत कसते हुए उस हमले में और भी ज्यादा ताकत डाली, यह मानते हुए कि दुश्मन शायद इस हमले को झेल नहीं पाएगा। उसने भालू के विशाल पंजे की कठोरता को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया, यह विश्वास करते हुए कि इतनी दबाने वाली ताकत साइबॉर्ग के धातु ढांचे को सहने से कहीं बाहर होगी। बाहर से देख रहे स्टीवन को अजीब सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। एक क्रोधित बर्फीले भालू को बेतहाशा आगे बढ़ते हुए उसकी कच्ची ताकत से गरजते हुए देखना डरावना और अजीब तरह से शानदार था। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के कुछ अप्रत्याशित हुआ, कुछ ऐसा जिसने इस उग्र जानवर को अचानक स्थान पर जड़ बना दिया, जैसे कोई अदृश्य आदेश उसे ठहरने के लिए कह रहा हो। एक तेज दरार की आवाज हवा में गूंज उठी। भालू का हाथ टूट गया और अगले ही पल रोबोट का सिर टूटे हुए अंग से बाहर निकल आया। साइबॉर्ग ने चारों ओर घूरते हुए स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुए कहा कि अगर यह वास्तव में इंसानी युद्ध रणनीतियों का उच्चतम स्तर था, तो मानवता की क्षमताएं अपेक्षा से कहीं अधिक निराशाजनक थीं। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले अचानक एक हाथ नीचे आया और उसने मेरे सिर को आश्चर्यजनक ताकत से पकड़ लिया। साइबॉर्ग चौंकते हुए पलटा और बस नायक को खड़ा हुआ पहचान लिया। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा, खासकर जब उसने उस आदमी के सिर पर रखा हुआ हास्यास्पद टोपी देखा। लेवी ने एक भी शब्द जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना रुख थोड़ा बदला और एक सहज हिलाकर साइबॉर्ग के सिर को इस तरह उड़ाया जैसे उसे बेसबॉल बैट से मारा गया हो। रोबोट ने गुस्से में जोर से गालियां दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर जोर से रेत पर गिरा और एक पल बाद लेवी का बूट उस पर मजबूती से रखा गया। चारों ओर के सभी लोग चुप हो गए, चुपचाप देख रहे थे, जबकि लेवी अपने प्रतिद्वंदी को शांति और आत्मविश्वास से संभाल रहे थे। फिर लेवी ने सिर घुमाया और दूसरों से आराम से पूछा, क्या उसे इस काम को खत्म करके उस चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए? उसके पैर के नीचे रोबोट निरंतर संघर्ष कर रहा था,
यह विरोध करते हुए कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्यों ने इसे अपनी मुक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में बनाया था। लेकिन वहां मौजूद तीनों शासकों को इस भाषण के लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। बिना कोई चर्चा किए वे सभी इस पर सहमत हो गए कि मशीन को बस नष्ट कर दिया जाए। लेवी ने बिना किसी संकोच के एक निर्णायक ठोकर मारी और रोबोट का सिर कुचल दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके शरीर के कुछ हिस्से फिर से हरकत करने लगे। हमने चिढ़कर अपनी जीभ काटी और बचे हुए मलबे पर और भी कई बार कदम मारा, बड़बड़ाते हुए कहा कि अब वह चीज सच में खत्म हो गई है। लेकिन उससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, रोबोट का शरीर अचानक हमू के पैर से बाहर फटते हुए तेजी से निकला, इतना तेज कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। यह देखकर उसने पूरी तरह से स्टीवन के शब्दों पर विश्वास करना छोड़ दिया। तंज कसते हुए उसने बड़बड़ाया कि अब स्पष्ट है कि उसके देश का भाग्य सच में नष्ट हो चुका है। स्टीवन को इसके विपरीत खुद पर गुस्सा महसूस हुआ, यह समझते हुए कि उसने फिर से स्थिति का गलत आकलन किया था। 5वीं बार ठीक उसी पल लेवी अचानक हवा में कूदा और अपनी टांग को बहुत ताकत से नीचे मारा। एक शक्तिशाली वार के साथ नायक ने रोबोट के शरीर को लात मारी और उसे हवा में उड़ते हुए भेज दिया जैसे वह टूटी हुई धातु का टुकड़ा हो। मशीन ने अपने एक हाथ से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत टूट गया और घूमते हुए उड़ गया, जबकि शरीर खुद 10 मीटर से अधिक रेत में उड़ गया। लेवी ने इसे ठीक से ठीक होने का मौका नहीं दिया। वह तुरंत आगे बढ़ा, उसे पकड़ लिया और फिर से कदम मारा, शरीर को कुचलते हुए उसे मलबे के ढेर में बदल दिया। इसके बाद उसने थोड़ा उलझन में मुड़कर दूसरों से पूछा कि क्या इस एक को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। 3 योद्धा एक भी सेकंड की देर किए बिना सहमत हो गए। सभी ने फिर से बिना सवाल किए सहमति दी। एक तेज क्रंच की आवाज आई और रोबोट आखिरकार हमेशा के लिए नष्ट हो गया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, लेवी ने जैस्पर की ओर बढ़ते हुए कहा। युवा आदमी तुरंत उसकी तारीफ करने लगा, यह कहते हुए कि नायक ने लड़ाई के दौरान बेहद प्रभावशाली दिखे। लेवी ने चुपचाप इस तारीफ का आनंद लिया, हालांकि उसने दिखावा किया कि वह इसकी परवाह नहीं करता। उसने इसे झटका देते हुए कहा कि यह सब किसी पागल आदमी के कारण था जो गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था। मेल ने चुपचाप पूरे दृश्य को देखा। शुरू में वस्तु संख्या 99 एक गंभीर खतरा लग रही थी, फिर भी लांगो के लॉर्ड ने मिशन को उम्मीद से कहीं अधिक आसानी से संभाल लिया। लेकिन अचानक उसे एक चिंता का एहसास हुआ। मिशन वास्तव में अभी खत्म नहीं हुआ था। वस्तु संख्या 99 के पीछे असली नियंत्रक कभी सामने नहीं आया था। तभी लेवी के सिस्टम ने एक अलर्ट जारी किया, यह दर्शाते हुए कि एक विशाल ऊर्जा स्रोत उभर रहा था जो अपने मालिक को पूरे 10 साल तक शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। लेवी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उसने मुड़कर उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया जिसे सिस्टम ने संकेतित किया था। धीरे धीरे कुछ विशाल समुद्र से उभरने लगा। लहरें इसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे पानी नष्ट किए गए रोबोट के मलबे के चारों ओर लिपट रहा हो। फिर एक आवाज हवा में गूंजी, ठंडी और अवहेलना से भरी हुई, यह घोषणा करते हुए कि हजारों वर्षों की प्रगति के बाद मानवता ने उसे अभी भी गहरे रूप से निराश कर दिया था। बहते पानी ने धीरे धीरे खुद को एक मानवाकार आकृति में ढाल लिया। जल्द ही एक जल पुरुष प्रकट हुआ, लॉर्ड रैंक का राक्षस, प्राचीन ट्राइटॉन जिसे शाहू कहा जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे समूह पर घूमी, फिर शांतिपूर्वक कहा कि उस बेकार वस्तु की तुलना में इंसान अपने मालिक के लिए कहीं अधिक मूल्यवान शिकार थे। मेल ने तुरंत सच्चाई का एहसास किया। यह जीव जो उनके सामने खड़ा था
वही था जिसने अब तक वस्तु संख्या 99 को गुप्त रूप से नियंत्रित किया था। शायु उनके ऊपर घमंड से तैरते हुए इंसानों को नीचे देख रहा था। उसी समय लेवी के सिस्टम ने एक और तात्कालिक चेतावनी जारी की। सिस्टम ने बताया कि जीव के पास एक अजीब आभा है जिसे बिल्कुल भी विश्लेषित नहीं किया जा सकता। यह सुनकर लेवी तुरंत आगे बढ़ा, पुराने जॉन को सुरक्षा में रखते हुए अपनी रक्षा बढ़ाई। जैस्पर ने शॉ की ओर देखा और अचानक उसकी आंखें शौक से फैल गईं, जैसे उसने इस जीव के बारे में कुछ गहरी चिंता जताई हो। इस बीच शॉ खुद को यादों में खोया हुआ महसूस कर रहा था, एक दूर के समय को याद करते हुए जब वह कभी अकेला एक शांत तालाब में बैठा था। तब उसका शरीर घावों से ढका हुआ था और आंसू चुपचाप उसके चेहरे से बह रहे थे। फिर अचानक उसने देखा कि एक आदमी की छायादार आकृति पास खड़ी थी, उसे एक कोमल इशारे से बुलाते हुए। वह आदमी जैस्पर था। उसने घावों से जूझते हुए मरमेड को पास आने के लिए इशारा किया। हालांकि शॉ को उस तेज पंजे वाले हाथ का डर था जो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसने धीरे धीरे पास तैरते हुए, हिचकिचाते हुए लेकिन फिर भी आज्ञा मानी। आदमी ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और शॉ के माथे को धीरे से छुआ। मरमेड डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। फिर भी अगले ही पल एक गर्म सुनहरी रोशनी उसके शरीर में फैली और उसके सभी घावों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। शायु ने विश्वास से अपने शरीर को छुआ, यह समझते हुए कि जो दर्द उसे परेशान कर रहा था वह अचानक गायब हो गया। उसके दिल में जो डर था वह जल्द ही कृतज्ञता में बदल गया। उसने अपनी उद्धारकर्ता का आभार व्यक्त किया और स्वीकार किया कि वह पहले उन्हें संदेह करने के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आदमी ने बस शांतिपूर्वक मुस्कुराया और फिर मुड़कर कहा कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे चिंता करने की जरूरत हो। जब वह जा रहा था, उसने यह उल्लेख किया कि जब वह कबीले में पहुंचा, तब शॉ प्राचीन मरमेड कबीले का अंतिम जीवित सदस्य था। जैस्पर ने उसे बताया कि उसे जीवित रहना होगा, अपने पूरे लोग की अंतिम उम्मीद की रक्षा करनी होगी। यह शब्द सुनकर शॉ अपने आंसू नहीं रोक सका और बस सहमति में सिर हिलाया। उस पल उसके दिल में एक शक्तिशाली शपथ बनी। तब से वह आदमी उसका मालिक होगा और शॉ उसके लिए जिएगा। बाद में शॉ अंधेरे महासागर के गर्त में लेटा हुआ था, पानी के ऊपर हल्की रात की आकाश की ओर देख रहा था। अपने पूंछ की ओर देखकर उसने चुपचाप आंसू बहाए और एक दृढ़ संकल्प लिया, अपने मालिक द्वारा झेले गए दर्द को सहन करने के लिए। दांत किटकिटाते हुए उसने एक कांटा निकाला, फिर दूसरा, और फिर एक और, जब तक खून धीरे धीरे पानी में मिल नहीं गया। जल्द ही पानी की सतह पर अनगिनत लाल कांटे तैरने लगे, जैसे गिरते हुए पत्ते हों। जैसे ही वह जारी रख रहा था, अचानक एक आवाज गूंज उठी और उसे रोक दिया। शाहू ने मुड़कर देखा और वही आदमी पानी में पड़ा हुआ दिखाई दिया, घायल और मुश्किल से जीवन से चिपका हुआ। मरमेड जल्दी से उसके पास गया, अपने मालिक को पुकारते हुए। अंधेरे पानी में सफेद कपड़े पहने आदमी अचल पड़ा था, थका हुआ और घावों से ढका हुआ। फिर भी शॉ घबराया नहीं। उसने चुपचाप उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया, आंसू चुपचाप बहाते हुए, अपने मालिक की शांति और सुरक्षा की कामना करते हुए। हालांकि जैस्पर ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शाही को शांतिपूर्वक देखा, फिर अपनी नजरें उसके पीछे खड़े काले बालों वाले आदमी पर डाली। उस आदमी का नाम मुगु था और उसकी उपस्थिति उस क्षण में भारी महसूस हो रही थी। फिर जैस्पर ने शांतिपूर्वक कहा कि दोनों ने उसे धोखा दिया था। ये शब्द सुनकर शाही के हाथ बेकाबू रूप से कांपने लगे। उसने उन्हें कसकर मुट्ठी में बदला और कड़ी मेहनत से यह घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो, जैस्पर हमेशा उसका मालिक रहेगा। मरमन के चेहरे से आंसू बह रहे थे
और उसकी पूंछ पहले उसने जो कांटे फाड़े थे उनकी खून से गहरी लाल हो चुकी थी। जो भी आंसू उसकी आंखों से गिरे वे पानी से संपर्क करते ही चमक उठे और धीरे धीरे नाजुक मोती बन गए जो अंधेरे में हल्के से चमक रहे थे। मालिक ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वह धुएं की तरह हवा में घुल और उड़ने लगा। जब परिवर्तन जारी रहा उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वह एक चमकदार सफेद ड्रैगन में बदल गया जिसके आर्कड़े पॉलिश किए हुए चांदी जैसे चमक रहे थे। बिना कुछ सोचे शाही ने ड्रैगन के शरीर की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने कुछ चमचमाते हुए आंतरिक स्केल्स को तोड़ डाला। सावधानी से और लगभग श्रद्धापूर्वक उसने उन ड्रैगन स्केल्स को अपनी खुद की घायल पूंछ से जोड़ दिया। मुगु पास खड़ा था और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शाही द्वारा की गई हर क्रिया को उस समय देख रहा था। इसी बीच शु ने अपनी पूंछ को देखा और संतुष्ट सा लिया। क्षतिग्रस्त मांस अब पहले से सुधरने लग गया था और उसकी पूंछ अब पहले से ज्यादा मजबूत और भव्य लग रही थी। यह ड्रैगन स्केल्स की शक्ति थी। ये स्केल्स एक पवित्र कवच बनाती थीं जो इतनी शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करती थी कि न तो शारीरिक हमले और न ही जादुई हमले आसानी से इसे तोड़ सकते थे। जब मरमन वर्तमान क्षण में वापस लौटा तो अचानक किसी ने उसका नाम 2 बार पुकारा। शाही वहीं रुक गया और उसका चेहरा धीरे धीरे गहरा हो गया। उसकी आंखों में अब केवल एक छवि थी। एक सफेद बालों वाला युवक खड़ा था जबकि एक दूसरा आदमी उसे बचा रहा था। शाही पूरी तरह से रुक गया। यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी मुट्ठियां कस रही थीं और उसकी आंखों में गहरी शत्रुता और विश्वासघात की भावना थी। यह स्पष्ट रूप से एक इंसानी आभा थी, बस एक छोटा नाजुक इंसान। फिर भी चाहे वह उसे कितना भी देखे वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने मालिक की छवि से इतना मेल कैसे खा सकता है। अपनी भावनाओं को अब और नियंत्रित न कर पाते हुए शाही ने अचानक जैस्पर की ओर बढ़ते हुए उस रास्ते में खड़े लेवी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शाही ने एक ही झटके में जैस्पर को गले से पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। लेवी अचानक हमले से चौंक गए। इस बीच शाही ने जैस्पर की गर्दन के चारों ओर अपनी पकड़ कस दी और एक ही विचार उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह यह जानना चाहता था कि यह आदमी वास्तव में कौन था। जैस्पर खुद सांस लेने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा तेजी से लाल हो गया था क्योंकि वह बुरी तरह से हवा को खींचने की कोशिश कर रहा था। लेवी ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह दानव की ओर लपके और शाही पर सीधा शक्तिशाली प्रहार करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और पीछे हट गया। हमला पूरी तरह से रेत में समा गया था। लेवी फिर से उठ खड़ा हुआ, जैस्पर को सहारा दिया और शाही को एक जलती हुई नजर से घूरते हुए उसे देखा। वह थोड़ी देर हवा में रुक गया, हैरान था कि दानव ने अपनी पूर्ण सुरक्षा के बावजूद पीछे क्यों हटने का निर्णय लिया। शाही को किसी भी हमले का बिल्कुल भी डर नहीं था। फिर भी अभी लेवी के अजीब आभा के प्रभाव में उसने स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का कदम उठाया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इन इंसानों में से कोई ऐसा था जिसकी ताकत उसे भी असहज महसूस करवा सकती थी। जैस्पर का चेहरा पीला और असहज दिख रहा था। अपनी गर्दन को ध्यान से रगड़ते हुए उसने बुदबुदाया कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। शाही का चेहरा फिर से गंभीर हो गया क्योंकि उसकी सोच अपने मालिक की यादों में खो गई थी। उसे साफ साफ याद था कि उसका मालिक कभी दूसरों के सामने कमजोरी नहीं दिखाता था। वह कभी अपने घाव नहीं दिखाता था और कभी किसी की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता था।
जितना अधिक शाही इसके बारे में सोचता गया, उतना अधिक वह गुस्से से भर गया। उसके दिमाग में इस दुनिया में कोई भी इस हद तक अपने मालिक की तरह नहीं दिख सकता था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसके चारों ओर का पानी जबरदस्त रूप से उफान मारने लगा, जैसे उसने उसे नियंत्रित किया हो। शाही हवा की तरह हरकत करने लगा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई भी इंसान अपने मालिक की छवि का हकदार कैसे हो सकता था। गुस्से में भरा मरमन लेवी और जैस्पर की ओर तेजी से दौड़ा, अपने पंजे बढ़ाए और मानव को हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लेवी ने दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसी क्षण उसने मरमन की गर्दन पर शक्तिशाली मुक्का मारा, इससे पहले कि शाही बच सके। शाही को अपनी पूर्ण सुरक्षा का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग की रोशनी ने उसे घेर लिया, जिससे एक सुरक्षा अवरोध बन गया। लेवी का मुक्का बेहद शक्तिशाली था और उसके चारों ओर एक तेज आंधी सी बन गई। उसने हल्के से माथे को सिकोड़ते हुए यह कहा कि वह जैस्पर को कभी नुकसान नहीं होने देगा। हालांकि शाही ने बस ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया और आत्मविश्वास से यह घोषणा की कि कोई भी उसकी पूर्ण सुरक्षा को तोड़ नहीं सकता। उसने तुरंत लेवी पर पलटवार किया और लेवी की प्रणाली ने तुरंत चेतावनी दी कि शाही की अंगुलियों पर मौजूद स्केल्स से खतरनाक रेडिएशन निकल रहा था। शाही ने अपनी मुट्ठी कस ली और एक और हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लेवी ने तुरंत अपने दोस्त के पास टेलीपोर्ट कर लिया। जल्दी से जैस्पर को पकड़ा। लेवी ने आखिरी क्षण में आने वाले हमले से बचने के लिए उसे जरा सा बचाया। हामू, जो पीछे से देख रहा था, अचानक उलझन में चिल्लाया, यह पूछते हुए कि भला एक ओवरलॉर्ड रैंक के हमले से भी दानव की सुरक्षा क्यों नहीं टूटी। माइकल, जो ध्यान से युद्ध देख रहा था, शांतिपूर्वक यह निष्कर्ष निकला कि यह दानव कम से कम शासक रैंक का होगा। शाही उस सच्चाई से खुश हुआ और गर्व से यह कहा कि पूर्ण सुरक्षा के तहत न तो शारीरिक और न ही जादुई हमले उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसने आत्मविश्वास से यह भी कहा कि लेवी कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा और सबको याद दिलाया कि उसके मालिक के पास सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। शाही अभी भी अपनी अहंकारपूर्ण बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक लेवी ने अपने पीछे एक खतरनाक खतरा महसूस किया। जैस्पर को कुछ भी समझ में नहीं आया जब लेवी ने उसे अचानक पकड़कर एक बार फिर से किनारे खींच लिया। उस तेज गति के कारण शाही का हमला पूरी तरह से लक्ष्य से चूक गया। मरमन परेशान हो गया और उसने निश्चय किया कि वह सभी इंसानों को नष्ट कर देगा, यह मानते हुए कि वे कभी भी उससे बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वह अपनी आक्रमण को जारी करने के लिए तैयार हुआ, माइकेल और अन्य लोग अंत में महसूस करते हैं कि यह उनकी बारी थी युद्ध में शामिल होने की। आंख झपकते ही स्टीवन शू के ठीक पीछे दिखाई दिया, हमला करने के लिए तैयार। साथ ही हामू ने शाही की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसके पूरे शरीर के चारों ओर विषैली भाप फैल गई। वह पहले ही दानव की गर्दन में घातक प्रहार देने के लिए तैयार था।